23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी अटैक होते हैं। इसमें 26 लोगों की जान जाती है और इस अटैक को सियासी मामला से जोड़कर देखा जा रहा है और भारत में अभी ये सियासी मामला चरम पर है। आखिर क्या है इसके डार्क रियलिटी, कौन इसका मास्टरमाइंड, आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अटैक होते रहते हैं, आखिर क्या थी आतंकवादियों की मंशा और क्यों जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला की गई, क्या इसमें इंडिया की कोई एजेंसी मिली हुई है या फिर है कोई और मामला, या इसका संबंध हो सकता है बिहार के आगामी इलेक्शन से। जानेंगे इन सभी चीजों को इन डेप्थ में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और जाने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकवादी हमला का कारण। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए ये तो सच है, धर्म पूछकर मारा गया ये तो सच है, अफवाहें बहुत सारी फैलाई गई ये भी सच है, लेकिन इन पर लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे ये भी सच है। आखिर इन आतंकवादी हमलों का संबंध किससे है ये समझ में नहीं आ पा रहा है। क्या बिहार में आगामी इलेक्शंस को लेकर तो ये आतंकवादी हमले नहीं कराए गए? आखिर कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड, क्या गेम खेली गई, कब से ये प्लानिंग की जा रही थी? आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की सिक्योरिटी व्यवस्था की। आखिर बॉर्डर पर किस तरह से सिक्योरिटी तैनात थे कि जो आतंकी कश्मीर में घुसकर पहलगांव पहुंचकर और वहां के टूरिस्ट पर अटैक किया। बात करते हैं कश्मीर की लोकेशन की। कश्मीर की अगर लोकेशन देखें, पाकिस्तान और चाइना से ये बाउंड्री शेयर करती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़े हो रहा है कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी क्यों आए। आखिर भारत को उस समय सिक्योरिटी कैसी थी कि जो पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर 300 किलोमीटर अंदर घुसकर पहलगांव पहुंच और पहलगांव में 45 मिनट तक फायरिंग करते हैं और टूरिस्ट पर अटैक करते हैं और वहां पर जानलेवा हमला की जाती है और रिपोर्ट के मुताबिक 28 लोगों की वहां पर जान भी जाती है। वहां पर हिंदू की भी डेथ हुई है और मुसलमानों की भी डेथ हुई है। आखिर भारत की सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी थी? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आखिर वहां पर क्या कर रही थी कि आतंकवादी हमारे इंडिया के 300 किलोमीटर अंदर घुस रही है, लेकिन फिर भी बॉर्डर सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाया और 45 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की गई और वहां के पर्यटकों को मारा गया, वहां के टूरिस्टों को मारा गया और वहां के जानलेवा हमला की गई और लोगों की डेड बॉडी वहां पर मिले। फिर भारत की सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी थी? अगर इंडियन आर्मी वहां पे कम पर, अगर बीएसएफ के जवान वहां पर कम पर रहते, 4 साल के अग्निवीर अगर कम पर रहे हैं, तो आखिर भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही? या इसके पीछे है कोई और साजिश कि एक सोची गई रणनीति के द्वारा कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले कराए गए? अब बात करते हैं भारत के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की। जैसे ये खबर उनको पता चलता है कि कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए हैं, कि पहलगांव में आतंकियों ने घुसकर लोगों की जान ली है, वैसे अमित शाह फ्लाइट पकड़कर कश्मीर पहुंचते हैं। जैसे वो कश्मीर पहुंचते ऐसा लग रहा था कि वो एक इवेंट में जा रहे हैं, न कि एक आतंकवादी हमले को देखने के लिए वो जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के स्वागत में रेड कारपेट बिछाई जाती है, वहाँ पर नाच और गाने कराए जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आतंकवादी हमलों से हुए मृतकों को देखने के लिए गए और उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए गए। आखिर ये किस तरह की सुरक्षा है कि अगर कोई इमरजेंसी में भी जाए तो उन्हें रेड कारपेट पर स्वागत दी जाए और वहाँ पर नाच का व्यवस्था किया जाए। या फिर भारत की सिक्योरिटी व्यवस्था में कोई ढील थी? अगर अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस समय कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए, भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंडिया में नहीं थे, वो इंडिया के बाहर सऊदी अरब में थे। और जैसे ये खबर उन्हें मिलती है, अपना सऊदी अरब का यात्रा कैंसिल कर इंडिया में आ जाते हैं। और जैसे वो इंडिया में आते हैं तो उन्हें उस घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए था जहां पर ये आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन ये उस घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, न ही वो घटना स्थल कश्मीर पर भी पहुंच पाते हैं, क्योंकि मरने वाले उस आतंकवादी हमले में लोग सिर्फ कश्मीर के ही नहीं थे, लोग इंडिया के हर कोने कोने से थे। कोई कर्नाटका से था, कोई गुजरात से था, कोई बिहार से था, कोई उत्तर प्रदेश से था। लेकिन अब बात करते हैं कि इन्हें बिहार के चुनाव से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार से चुनाव को जोड़ के देखने का मतलब ये, जब भारत में आतंकवादी होते हैं तब भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंडिया में नहीं थे। जब इंडिया में नहीं थे फिर वो इंडिया आते हैं लौटकर, जब वो इंडिया आते हैं लौटकर तो उन्हें पहुंचना चाहिए था घटना स्थल पर कि जहां पर ये घटना घटी थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते कहाँ हैं? तो बिहार पहुंचते। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्या घटना स्थल बिहार थी कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे? क्या सिर्फ बिहार के लाल ही वहां पर अपनी जान को गवाई थी, कि या वहां पर कश्मीरियों ने भी अपनी जान गवाई थी, या वहां पर गुजराती ने भी अपनी जान गवाई थी, या वहां पर साउथ इंडिया के भी लोग अपने जान गवाई थी, क्या वहां पर उत्तर प्रदेश के कपल ने भी जान गवाई थी? लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार ही क्यों पहुंचते हैं? तो इनके पीछे के माइंडसेट को समझिए कि आने वाले कुछ समय में बिहार में इलेक्शन है और भारत के प्रधानमंत्री बिहार पहुंचकर बिहार के लोगों की सहानुभूति को लपेटने गए थे। और बिहार में जाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्पीचेस देते हैं कि आतंकवादी जो भी उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो भी उनकी बची खुची जमीन है उसे भी छीन लिया जाएगा और उनकी कल्पना से भी दर्दनाक मौत दी जाएगी। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इस बात से मैं भी सहमत करता हूँ कि जिन्होंने इन घटना को अंजाम दिया उन्हें दर्दनाक सजा दी जाए, उन्हें टिल टू डेथ फांसी पर लटकाया जाए, उन्हें ऐसी सजाएं दिया जाए कि उनके साथ पुश्ते याद रखे कि आगे चलकर ऐसा कभी वो आतंकवादी हमला न करे। लेकिन स्पीच देने के लिए गुजरात को भी चुना जा सकता था, लेकिन स्पीच देने के लिए उत्तर प्रदेश को भी चुना जा सकता था। स्पीच देने के लिए अगर जम्मू कश्मीर को चुना जाता तो ये बेस्ट होता, क्योंकि ये घटना वहां पर घटी थी। लोगों को भारत के प्रधानमंत्री की नीड वहां पर सबसे ज्यादा थी। लेकिन बिहार के मधुबनी जिला में क्यों? अगर ये कश्मीर में जाकर भाषण देते तो कश्मीर के लोगों की और सहानुभूति बनती। कश्मीर के लोगों को ये लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को अभी आगामी बिहार के इलेक्शन जीतने हैं, इसलिए उन्होंने बिहार में जाकर ये स्पीचेस को रखा और बिहार के लोगों को सिंपैथी देने की कोशिश कि बिहार की जनता को लॉलीपॉप देना है, तब जाके बिहार के आने वाले इलेक्शंस को हम जीत सकते हैं। उनका बिहार जाना गलत नहीं था, इस मौजे पर बिहार जाना, इस मौजे पर जाकर बिहार में वहां पे ऐसी स्पीच देना, ये डिसीजन उनका गलत था। जाना था उन्हें कश्मीर में, और कश्मीर में जाकर लोगों को सिंपैथी देना था, लोगों को एकजुट करना था, लोगों का हौसला बुलंद करना था कि आतंकियों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, हम साथ देंगे और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये मिलती तो कश्मीर के लोग और मोटिवेटेड फील होते और कश्मीर के लोग अपने आप को सेफ महसूस कर पाते कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन नहीं, इन चीजों में भी 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इन चीजों में भी हमें इलेक्शन ही दिख रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अब ये चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार न हो, फुल बीजेपी की बहुमत हो और वहां पर बीजेपी की सरकार चले, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को गठबंधन सरकार चलाने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ये सोचते कि हर स्टेट्स में हमारा पूर्ण बहुमत हो और हमारी सरकार। इसीलिए उन्होंने बिहार में जाकर इन स्पीचेस को दिया और बिहार के लोगों का सहानुभूति लिया। लेकिन अब बिग क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि क्या उससे बड़ा भी ये आतंकवादी हमला था कि जब बिहार में स्टूडेंट्स को खींच कर मारा गया, सर्द ठंड में उनके कपड़े फाड़ कर मारे गए, उनके ऊपर वाटर टैंक की बरसात की गई थी। इससे भी आतंकवादी हमला हो सकता था कि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। भारत का स्टूडेंट्स नहीं था, क्या वो बिहार का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री उस समय वहां पर पहुंच पाए थे? दिस इज द बिग क्वेश्चन अराउंड अस। हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब हमें भारत के प्रधानमंत्री की जरूरत थी, जब उनकी एक ट्वीट की हमें जरूरत थी, जब उनके एक सोशल मीडिया की वीडियोस की हमें जरूरत थी, तब उन्होंने हमें सिंपैथी नहीं दिया। क्या 70 बीपीएससी के एग्जाम में लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई? क्या 70 बीपीएससी के एग्जाम में लोगों ने लाठी नहीं खाया? दिसंबर के सर्द ठंड में क्या 70 बीपीएससी के एग्जाम में छात्रों के ऊपर वाटर टैंक से बरसात नहीं की गई? क्या उसमें भारत के प्रधानमंत्री को ये चीज नहीं दिख रही थी कि अभी भारत के प्रधानमंत्री की यहाँ पे जरूरत है, अभी सेंट्रल पावर की जरूरत है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर की यहाँ पे जरूरत है और हमें कुछ सटीक निर्णय देनी चाहिए और हमें स्टूडेंट्स के हक में फैसला करवानी चाहिए। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक शब्द अपनी नहीं दी। लेकिन अभी वो भी बोल पड़े हैं जब आतंकवादी हमला हुई है, क्योंकि ये आतंकवादी हमला वोट बैंक का अभी काम करेगी, क्योंकि बिहार में आगामी इलेक्शन है। लेकिन उस समय जब 70 बीपीएससी के पेपर लीक का मामला आया था, 70 बीपीएससी के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, छात्राओं को रोड पर खींच के मारा गया था, उस समय न बिहार के मुख्यमंत्री का कोई वीडियोस आया, न बिहार के मुख्यमंत्री का कोई बयान आया, न भारत के प्रधानमंत्री का कोई बयान आया, न बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर का कोई बयान आया, न यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का कोई बयान आया। आखिर इन आतंकवादी हमलों को बिहार के इलेक्शन से क्यों न जोड़कर देखा जाए? क्या इसके पीछे बिहार के इलेक्शन नहीं है? क्या इस बिहार को इलेक्शन के लेकर आतंकवादी हमला नहीं कराए गए होंगे? अब अगर बात करें कि इन आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा है, पाकिस्तान के लिए भाषा क्या खत्म कर दी गई, तो अगर बात करें तो सबसे पहले सिंधु जल समझौता जो थी उन्हें खत्म कर दी गई। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान उतारे गए हैं और वहाँ के सिक्योरिटी व्यवस्था को हाई की गई, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अब बात करें यहाँ पर तो पाकिस्तान के लोगों का इंडिया में आना भी बंद हो चुका है। अब अगर बात करें तो इसका असर हमें मैच में भी देखने के लिए मिला है। भारत के लोग अब पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। मतलब ये अनेकों कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि सही भी है। लेकिन भारत का हर एक मुसलमान इन चीजों का विरोध करता, आतंकवादी को अनसपोर्ट करता है, क्योंकि आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता है। और ये आतंकवादी हमला करके सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को बदनाम नहीं किया गया, बल्कि भारत के भी मुसलमानों को बदनाम किया गया। भारत के मुसलमान की आस्था पर ठेस पहुंचाई गई है और भारत का हर एक मुसलमान इन चीज को बाइकआउट करता है और जो भी इसके अंदर दोषी करार पाया जाए उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन भारत का मुसलमान कभी भी आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो आतंकवाद के विरोध में एक मुसलमान को टारगेट किया और मुसलमान की आस्था को ठेस पहुंचाया। इसलिए भारत का मुसलमान कभी भी आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करता है। बात हमारे घर की है, बात हमारे देश की है, तो हम इस चीज को सहन कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर वाला आकर हमारे ऊपर अंगुली दिखाएगा, इसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत देश उतना ही हमारा है ना अदर रिलीजन वालों का है, कि इसी मिट्टी में हमारी पैदाइश हुई है और इसी मुल्क के हम निवासी हैं और हमसे ये मुल्क कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे जो भी हो। और ये बार बार इंडिया में आतंकवादी हमले होने को कम्प्लीटली रूप से क्यों ना खत्म कर दिया जाए। याद करिए वो 1947 का दौर, जब
पाकिस्तान नाम का कोई भी कंट्री में देश नहीं थी। लेकिन 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान नया देश के रूप में उभरता है। 14 अगस्त 1947 के बाद ही पाकिस्तान एक नया देश बनता है और हमारे वर्ल्ड में एक अनदर देश देखने के लिए मिलती है। तो क्यों ना जो चीज हमारी पहले थी आज हम उसे अपने अंदर कर लेते हैं और अखंड भारत करते हैं। और जब अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान खत्म, जब पाकिस्तान खत्म होगा तो आतंकवादी खत्म, और जब आतंकवादी खत्म होगी तो हमारे कश्मीर के मुद्दे भी सॉल्व हो जाएंगे। जिस कश्मीर के मुद्दे को हरि सिंह ने इतनी बड़ी झोल बना के रख दिया है कि आज ये भारत का सर दर्द बन के रह चुका है। एक हरि सिंह की गलती कि जब माउंटबेटन आया था उससे मिलने के लिए तो हरि सिंह ने एक बहाना किया था कि आज हमारे पेट में दर्द है कि आज हम माउंटबेटन से नहीं मिल सकते हैं। और हरि सिंह के पेट की दर्द आज पूरे भारतवर्ष का सर का दर्द बन चुका है। तो क्यों ना हम पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देते हैं और पाकिस्तान को भारत में ही मिला लेते हैं और अखंड भारत करते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मिलाएंगे, हम इसे बांग्लादेश को भी मिलाएंगे, म्यांमार को भी मिलाएंगे, अफगानिस्तान को भी मिलाएंगे। फिर हमारा अखंड भारत होगा और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से टेररिस्ट खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। और जब पाकिस्तान खत्म होगा तो भारत को आतंकवादी से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि भारत हमेशा आतंकवादी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस देते हुए आया और आतंकवादी को भारत ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया और कभी नहीं करेगा और भारत एक शांतिपूर्ण जीवन गुजारेगा। लेकिन कुछ हमारे मसलूम लोग अखंड भारत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर अखंड भारत हो जाएंगी तो फिर कश्मीर का मुद्दा नहीं बनेगा, आतंकवादी हमले नहीं होंगे, और जब आतंकवादी हमले नहीं होंगे तो उनके वोट बैंक का काम नहीं होगा, फिर हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे, जब हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे तो फिर उन्हें इलेक्शन को जीतने का मौका नहीं मिलेगा। फिर इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा ये नहीं मिल पाएगा कि पाकिस्तान शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया, कि पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट होना पड़ेगा, कि पाकिस्तान को इंडिया में मिला लिया जाएगा। और जब पाकिस्तान इंडिया में मिलेगा नो टेररिस्ट, और जब टेररिस्ट नहीं तो पूरे दुनिया में सुख और चैन। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।